नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी कड़ी में हमने बात की थी क्लास 10th के मैथ की, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारा वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में जिसे हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। 4 लेक्चर इससे पहले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लेक्चर नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले के अगर लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 1.2 रहने वाली है। यहां पे हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब आज जो हम करने वाले हैं इन्हें प्रूफ करने वाले हैं। तो यहां पर जो हम इसकी उपपत्ति करने वाले हैं, प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपपत्ति। अब प्रूफ या सिद्ध करने को हम उपपत्ति बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे जो हम क्या नाम है, प्रूफ करने के लिए जिस मेथड का यूज करने वाले हैं उसे हम बोलेंगे विरोधोक्ति की उपपत्ति, मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम यहां पर लगाने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, विरोधोक्ति की उपपत्ति का, कि भाई पहले आप क्या करोगे, कुछ ऐसी बात मान लोगे जो क्या हो जाएगी, गलत होगी। ठीक है, जैसे हम यहां पे सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या कहोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। आप पहले ये मान लोगे। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम सबको पता है कि √5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। फिर भी हमने क्या मान लिया कि भाई ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम इस बात को गलत सिद्ध करेंगे कि भाई √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। और जब हम ये वाली बात गलत हो जाएगी कि भाई ये संख्या परिमेय नहीं है, तो भाई जो भी संख्या, अगर एक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ये आप सब जानते हैं। वास्तविक संख्याओं को हमने 2 भागों में बांटा होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। तो बस हम इसी विधि का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, ये भी आप सब जानते हो। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपकी √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। और यहां पे जहां क्या होगा, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये आप सबको पता है। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात, P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे P और Q जो होते हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं। भाई जब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था तब आपसे कहा था कि भैया आपको ये 3 पॉइंट तो याद रखने हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होता और P और Q जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो वही बात हमने लिखी है कि अगर √5 भी एक परिमेय संख्या है तो आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हो। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता और P और Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। साथ ही साथ P और Q आपकी क्या होती है, आपकी P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। या फिर हम कहेंगे P और Q, अगर हम कहें सहभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो सहभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल एक ही कॉमन गुणनखंड होता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब एक से ही वो दोनों संख्याएं भाग कर पाती हैं। या फिर मैं कहूं कि उनका HCF कितना होता है, केवल और केवल 1 होता है। जैसे हमने कहा 4, हमने कहा 9, तो क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहोगे यस, ये दोनों 4 और 9 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्यों, अगर मैंने 4 के फैक्टर किए तो आपको नजर आएंगे 2 × 2। अगर मैंने 9 के फैक्टर किए तो आप कहोगे 3 × 3। और मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कहते हैं कि इनमें कम से कम एक तो कॉमन होगा ही, एक कॉमन होगा या नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे 4 और 9 में एक कॉमन होगा। और अगर हम कहें इनका HCF निकालने की बात करें तो HCF भी वो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हम कहेंगे P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
ये वाली बात लिख लो, P और Q में, PQ में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अंडर रूट 5 लिखना है कि भैया अंडर रूट 5 जो है वो एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो भाई अगर आप इसे परिमेय संख्या मान रहे हो तो इसको P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हो। Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, P और Q आपके पूर्णांक हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप क्या कह रहे हो, PQ में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या फिर आप ये वाली बात भी कह सकते हो, P और Q जो है वो कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q आपकी कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। इस लाइन की जगह पे आप ये वाली बात भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना काम कर लोगे। फिर हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 और P बटा Q में दोनों ओर वर्ग करने पर हम यहां पे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। अब अगर आप इसमें दोनों ओर वर्ग कर दिया तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर P अपॉन Q, और इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 5 के स्क्वायर, देखो ये भी ये अंडर रूट में है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 5Q स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर के बराबर। और अगर मैं इस बात को इस तरीके से लिख दूं कि Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 5, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हम चलते हैं, हमारी एक प्रमेय थी, प्रमेय 1.2। ठीक है, प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर भाई आपका जो क्या नाम है प्रमेय 1.2 कहती है कि अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या है, मान लो ए आपकी क्या है, कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपके पास अगर ए कोई अभाज्य संख्या है और ये जो ए है अगर वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये जो ए है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पूरी तरीके से काट दे रहा है। विभाजित करने का मतलब इसको जब हम a से P स्क्वायर को भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो वो a जो है वो P को भी विभाजित करेगा पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है, P की जगह पे आप क्या कर सकते हो, P आपका कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, कोई भी धन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया, P की जगह पे आप 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी संख्या लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी संख्या आप यहां पे रख सकते हो P की जगह पे। जैसे अगर किसी ने कहा सर 10 रख सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल 10 रख सकते हो। हमने बोला 20 रख सकते हैं, हमने कहा हाँ, वो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक हैं, तो बोले 10 रख के देखो, हमने कहा 10। P की जगह पे आप कितना रख लो, 10 रख लो। लो भाई, P की जगह पे 10 रखा हमने, तो P की जगह पे 10 रखोगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वाले P की जगह पे मैंने रखा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ए क्या है, ए कोई भी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या हमको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से होती हैं। अब अभाज्य संख्याओं में मैंने कहा इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या जो अगर ए स्क्वायर को काटेगी, मतलब P स्क्वायर को काटेगी, ठीक है, तो वो 10 को भी काट रही होगी। जैसे आपने कहा मान लो ये 5 ले लिया, बोले 5 देखो 5 इसको काट रही है या नहीं, बोले हाँ बिल्कुल काटेगी। 5 से इसको कटोगे
तो 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो हमने कहा ये 5 इस 10 को भी काट रहा होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बात आई समझ में। प्रमेय 1.2 हमारी क्या कहती है, अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को कट कर रही है तो वो जो अभाज्य संख्या है वो किसको कट करेगी, ए को भी कट कर रही होगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। और उसी का उपयोग करके हम यहाँ पे ये वाली बात लिखेंगे। क्या हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भाई देखो ये जो पी स्क्वायर है ये 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित, 5 एक अभाज्य संख्या है और ये किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे जहां जो 5 है वो किसको विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। देखो भैया 5 आपका पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है या नहीं, या करता है या नहीं, तो हम कह रहे हैं भैया तभी तो देखो ये P और Q क्या थे, आपने कहा P और Q पूर्णांक थे। अब अगर हमने इस P को P स्क्वायर को लिया और ये 5 से काटा तो Q के रूप में हमें क्या मिला, पूर्णांक ही तो मिलेगा। क्लियर है इतना, ये Q का स्क्वायर है। तो भैया किसी अगर P आपका पूर्णांक है, Q भी आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का वर्ग करोगे तो वो भी क्या होता है, आपका एक पूर्णांक होगा। और 5 से एक पूर्णांक कट रहा है और आंसर में क्या मिल रहा है, आपको एक पूर्णांक मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं जहां 5 पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित करता है। 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः प्रमेय 1.2 से, अब हम कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय 1.2 से हम यहां पे लिखेंगे अतः प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात कह सकते हैं क्या, कि जो 5 है, 5 P को भी विभाजित करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। इतनी बात आई समझ में। 5 अगर P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ये वाली बात पक्की है। कब हमने सीखी ये वाली बात, जब हमने प्रमेय 1.2 को पढ़ा था, जब हमने लास्ट वीडियो में इस प्रमेय को पढ़ा था, ठीक है। अभी हमने इस बात को फिर से आपको कंफर्म कराया, ठीक है। ये जो हम मिटा रहे हैं ये प्रमेय 1.2 थी। इतनी बात आई समझ में। प्रमेय 1.2 क्या कहती है, अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मान लो आपकी a है और हमारे पास कोई संख्या है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर को अगर कोई संख्या a विभाजित कर रही है तो p को भी वो विभाजित करेगी। इतनी बात हमको याद रखनी थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम क्या लिखने वाले हैं, देखो भैया 5 को 1.2 से हम क्या कह सकते हैं, 5 p को भी विभाजित करेगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। और अगर P को 5 विभाजित करेगा तो मैं ये वाली बात भी लिख सकता हूं कि P बटा जो 5 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, किसी भी पूर्णांक के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने n लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5n के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतना, P किसके बराबर हो जाएगा, 5n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, P बराबर जो 5 बटा n है इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप क्या करोगे, यहां पे इसको समीकरण 1 मान लोगे या फिर इसको मान लो, चलो इसको समीकरण 1 मान लो। हमने 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर को समीकरण 1 मान लिया और p बराबर 5n इस समीकरण में रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर p की जगह पे हमें कितना रख देना है, 5n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 25n के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये 5 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो, या फिर ये 25 को इधर ले आओ, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5q स्क्वायर को रहने देते हैं, इस 25 को इधर ले आते हैं सीधे सीधे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, 5 एकम 5 पचम 25। तो देखो q स्क्वायर भी आपका किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है और आपको n स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। n भी हमने क्या माना था, कोई पूर्णांक होगा, तो भैया q स्क्वायर को जब 5 विभाजित कर रहा है और n स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अतः हम ये वाली बात लिख सकते हैं, कौन सी वाली बात,
हम लिखेंगे, हमने कहा अतः जो 5 है क्यू स्क्वायर को, अतः ना लिख के यहां पे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है या कर रहा है, तो प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात लिख सकते हैं, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। और क्यू को अगर विभाजित करेगा, देखो सेम स्टेप कर रहे हैं बिल्कुल हम जैसा ऊपर करते हुए आए थे, ठीक है, सेम वही काम कर रहे हैं। यहां तक का हमने काम कर लिया, ये काम कर लिया, फिर p बटा 5 बराबर 9 लिखा था, अब हम q बटा 5 बराबर, वहां पे p बटा 5 बराबर n लिखा था, यहाँ पे कोई अन्य पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान लो k, ठीक है। तो हम कहेंगे q की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 5k हो जाएगी, ठीक है। q की वैल्यू कितनी आ गई, 5k। अच्छा p की वैल्यू कितनी आई थी, आप कहोगे सर p की वैल्यू जो आई थी वो आपकी 5n आई थी। हमने कहा आप चेक करो, एक बात चेक करो, Q 5k है, P 5n है, तो अगर मैं इन दोनों में देखूं, इन दोनों में अगर मैं एक चीज देखूं, बोले यहां पे भी देखो 5 नजर आ रहा है, यहां पे भी देखो 5 नजर आ रहा है, तो बोले P और Q में तो आपको 5 कॉमन नजर आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। और जबकि आपने क्या कहा था, पी क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये वाली बात आपने पहले कही थी। और ये वाली बात क्यों हो रही है, क्यों भैया आपको यहाँ पे 5 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई ये वाली बात हमें क्यों नजर आ रही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको क्यों मान लिया है, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, हमने रॉन्ग एजम्पशन मान लिया था, हमने गलत कल्पना कर ली थी, ठीक है। गलत कल्पना क्या कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप क्या कहेंगे, अतः √5 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये वाली बात आई समझ में। 5, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, P और Q में अतः P व Q में, P व Q में क्या है हमारे पास, हमको क्या मिल रहा है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। आपको P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको 5 नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ये किस बात का विरोध कर रहा है, आपने क्या कहा था कि भैया एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आपने ये वाली बात यहां पे लिखी हुई थी, ठीक है। परंतु आप लिखोगे अगले स्टेप में, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि, किस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। कि P व Q में एक के अतिरिक्त
कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये वाली बात आपको लिख लेनी है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अच्छा, हमने क्या लिखा, हमने परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी व क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात का विरोधाभास हमको मिल गया। और ये विरोधाभास हमारे लिए मिला क्यों? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ था कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमने गलत कल्पना की, क्या कौन सी कर ली कि परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। बस इतनी सी बात और लिखनी है। तो ये वाली बात आपने यहां लिख दी। मैं इस चीज को इधर लिख देता हूं रेड पेन से। ठीक है, यहां तक के इस तरीके से आप लिख लोगे पूरा प्रॉपर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है, या हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। कि जो आपका √5 है, कल्पना क्या थी, √5 एक परिमेय संख्या है। आपने गलत कल्पना कौन सी कर ली थी, आपने ये गलत कल्पना कर ली थी कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप इसके बाद अगली लाइन लिखेंगे, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप यहां पे आगे लिखोगे, ये चीज यहां पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, तो आप यहां पे खुद लिख लेना, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और फिर हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है इतना? इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले क्या है, माना √5 को एक परिमेय संख्या मान लोगे, फिर अगर वो परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में आप इस तरीके से लिख सकते हो। p/q के रूप में लिखोगे, q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q पूर्णांक होते हैं, हमें पता है ये परिमेय संख्या होती है, और p q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आपका नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करते हैं। हमने दोनों ओर वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमारा जो आया, इसे हमने सेटल किया, q² बराबर p²/5 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, और q के नीचे p के नीचे हमने 5 लिख रखा है, p² भी आपका पूर्णांक होगा, q² भी आपका पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक को जब हम दूसरे पूर्णांक से भाग करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट में भी आंसर क्या मिल रहा है, हमको पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब ये सिंपल सी कहानी ये है कि ये 5 p² को पूरी तरीके से विभाजित करता है। अतः प्रमेय 1.2 हमने जो पढ़ी थी, प्रमेय 1.2 क्या कहती है, अगर कोई अभाज्य संख्या, अगर एक अभाज्य संख्या है वो p² को विभाजित करती है तो
वो अभाज्य संख्या p को भी विभाजित करेगी। तो प्रमेय 1.2 से हमें ये पता चल गया कि भाई अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, और अगर 5p को विभाजित कर रहा है तो p/5 आपका क्या मिलेगा, एक पूर्णांक ही मिलेगा, और पूर्णांक मिलेगा तो आपका p/5 की वैल्यू n आ गई और p की वैल्यू आपने 5n निकाल दी। ठीक है, p की वैल्यू 5n को आपने समीकरण नंबर 1 में रखा, और समीकरण नंबर 1 में सॉल्व करने के बाद जब आप यहां तक पहुंचे तो आपको पता चला कि q स्क्वायर बटे 5 भी आपका आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, n स्क्वायर, और n भी आपका क्या आया था, पूर्णांक आया था। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करते हैं तो आपको पूर्णांक रिजल्ट में मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू स्क्वायर को 5 पूरी तरीके से विभाजित करता है। क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया, फिर मैं 1.2 से आप ये वाली बात भी लिख सकते हो कि जो 5 है क्यू को भी विभाजित करेगा। और अगर 5 क्यू को विभाजित करेगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्यू को 5 से विभाजित करोगे तो आपको कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, के मिला हमें वो पूर्णांक। ठीक है, अब हमने क्या कह दिया कि भाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 5 है, 5 के, और हमें पी की वैल्यू कितनी मिल रही थी, 5n मिल रही थी, 5n मिल रही थी। तो हमने कहा इसका मतलब P और Q हमें मिल गए, P और Q की वैल्यू हमने निकाली तो दोनों में हमको 5 नजर आ रहा था। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 तो कॉमन हो गया दोनों में। और हमने क्या कहा था, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो बोले अतः P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 5 तो मिल ही गया है। अब इस बात से जो हमने ये वाली बात लिखी थी इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भाई हमने गलत कल्पना क्या की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हमने गलत कल्पना ये कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है तो सही बात क्या होगी, सही बात ये हो जाएगी कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हम करेंगे, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति करेंगे। हम विरोधोक्ति वाला कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए। जो हम कहते हैं कि भैया माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसको आप क्या मान लोगे, परिमेय संख्या मान लोगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। और अगर आपकी ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को आप क्या करोगे, P/Q के रूप में लिख सकते हो। आप सभी जानते हो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, P/Q के रूप में आप लिख सकते हो। और P/Q के रूप में लिख सकते हो, और साथ ही साथ ये बता सकते हो कि जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होता, P और Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, P और Q आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और P और Q साथ ही साथ सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q आप क्या लिखोगे, सहअभाज्य संख्याएं। एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड इनका उभयनिष्ठ नहीं होगा। P और Q आपकी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, P Q क्या है, आपके सहअभाज्य हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैं क्या करता हूं, इस P/Q को इस साइड ले आता हूं। ठीक है, या फिर ऐसा करता हूं, इस 3 को इधर ले जाता हूं। तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 2√5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा P/Q -3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इसके नीचे भगवान जी प्रेजेंट करा लो। 1 जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका सहारा भगवान होता है। तो 1 की P से मल्टीप्लाई करा देंगे, P आ जाएगा। Q की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3Q आ जाएगा। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हम ऐसे केस में मल्टीप्लाई तभी करा सकते हैं जब इनके जो हर है इनमें कोई भी चीज आपकी कॉमन ना हो। तो Q और 1 में कोई भी चीज आपकी कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इस चीज को लिख लिया। अब आप इस 2 को देख रहे होगे तो आप कहोगे ये √5 था। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, P - 3Q अपॉन
ये जो 2 था इधर गुणा करा रहा था, इधर जाके क्या कराएगा, भाग कराएगा। ठीक है, मैं अब अगर आपसे पूछूं कि P क्या है तो आप कहोगे सर P आपका पूर्णांक है। Q क्या है, आप कहोगे सर Q आपका पूर्णांक है। हमने कहा 3 क्या है, आप कहोगे 3 भी पूर्णांक होता है और 2 भी पूर्णांक होता है। ठीक है, आप क्या कहोगे कि P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। अगर मैंने कहा P पूर्णांक है और Q भी क्या है, आपका पूर्णांक है, ठीक है, और यहां पे दो भी क्या है, आपका पूर्णांक है, तो अगर एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से गुणा कराता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, आप कहोगे सर हमको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हमारे पास Q एक पूर्णांक है, Q की जगह पे हम -1, -2, -3 कोई भी नेगेटिव नंबर, 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर कुछ भी रख सकते हैं। बोले कोई भी पूर्णांक आपका हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता, Q की जगह पे केवल और केवल 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा आप कोई भी पूर्णांक इसको मान सकते हैं। ठीक है, और उसकी अगर आप 2 से गुणा कराओगे, जैसे हमने मान लिया Q की जगह पे 5 हुआ, तो 5 की अगर आप 2 से गुणा कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 10। 10 भी आपको क्या मिलेगा, पूर्णांक। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो आंसर भी हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्णांकों का समवर्त का नियम। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अच्छा, ये क्या है, ये P माइनस 3Q, क्लोजर प्रॉपर्टी आप इंग्लिश में याद हो शायद। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ये भी 3Q आपका क्या है, 3Q भाई ये पूर्णांक है, इसमें भी एक पूर्णांक गुणा करा रहा है और P में से वो माइनस हो रहा है, तो यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अगर मैंने कहा चूंकि P Q 2 व 3 आपके क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3Q, P माइनस 3Q आपका क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q भी आपका 3Q व 2Q, P माइनस 3Q व 2Q भी पूर्णांक होंगे। ठीक है, ये भी तो पूर्णांक होंगे, और अगर ये पूर्णांक है, अगर आपके ये पूर्णांक है, तो एक बात बताओ, एक पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब हमने इसे P बटा Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, नहीं, अंश बटा हर के रूप में लिख दो, Q 0 के बराबर ना हो तो आप ये वाली बात कह सकते हो, P माइनस 3Q अपॉन 2Q आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः P माइनस 3Q अपॉन 2Q, P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कहा हमने कहा जब हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमको क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या, और रिजल्ट में इसका मतलब √5 आ रहा है, तो √5 भी क्या होना चाहिए, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। बात आई समझ में। लेकिन क्या हम जानते हैं या नहीं, अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया था, अभी हमने पिछले ही सवाल में ये वाली बात इन्हें बताई थी कि √5 जो है वो आपकी कैसी संख्या है, आप कहोगे, अभी पिछले ही सवाल में आपने बात की थी कि √5 क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, और यहां पे आप क्या लिख रहे हो कि भैया ये जो √5 है क्या है, वो एक आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। तो इससे हमारा कौन से तथ्य का विरोध हो रहा है, इससे हमारे इस तथ्य का, हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, जिससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है
विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है आपकी? एक अपरिमेय संख्या। इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी पिछले सवाल में तो आपने किया था या नहीं किया था? √5 को अपरिमेय संख्या प्रूव किया था। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? अब √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या, इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि भी ये परिमेय संख्या बता रहे हैं और हमारे हिसाब से √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कहेंगे? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। कि हमने क्या कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक, जब हमने गलत कल्पना क्या कर ली थी कि भैया परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं होगी, गलत कल्पना है ये हमारी। तो हमारी सही कल्पना क्या हो जाएगी कि मतलब जो हमारी सही बात क्या हो जाएगी? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये वाली बात लिख देनी है साफ साफ शब्दों में, और पूरे नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये वाली बात भी अब समझ आ गई होगी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपको इस तरीके से ही करना है, यही पैटर्न आपका रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो भैया, तरीका वही रहने वाला है जो अभी हम करके हैं। सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे सबसे पहले माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लेते हैं हम? परिमेय संख्या मान लेते हैं। और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये वाली बात भी हम सबको पता है, हम अभी तक करते हुए भी आए। भैया P/Q के रूप में लिख लो। अब P/Q के रूप में लिखोगे, साथ ही साथ आप क्या कहोगे कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, और P तथा Q आपके क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q पूर्णांक है। साथ ही साथ आप क्या लिखोगे? इसको मैं अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी इस पे नजर रहे। साथ ही साथ P/Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। एक जैसे सवाल है सारे के सारे, बस वही मेथड आपको यूज करना है बार बार, ठीक है। यही लाइन हर एक सवाल में लिखना है जब भी आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ अब हम वर्ग कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं कि भैया दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और यहाँ पे p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, p² अपॉन क्या आ जाएगा, q² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q² एकम q² हो जाएगा, बराबर 2p² हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इससे आगे एक और बात लिखूं, चलो यहां पे लिख देता हूं, q² बराबर हमारा 2p² है। अगर मैं इस बात को ऐसे करके लिख दूं, q² अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा या नहीं। अब खुद देखो, आपने क्या कहा था, p आपका क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। हमने कहा पूर्णांक है, ठीक है। q आपका क्या है, पूर्णांक, तो p का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, q का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा। इतनी बात आप सबको पता है। और 2 भी आपका एक पूर्णांक होता है। अगर हम एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग कर रहे हैं और हमको रिजल्ट में भी, परिणाम में भी पूर्णांक ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2q² को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि, या फिर जहां 2 जो है q² को पूर्णतः विभाजित करता है, या विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है, अगर 2q² को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो हम एक बात और लिख सकते हैं, अतः प्रमेय 1.2 से, अतः प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात कह सकते हैं, क्या प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि अगर किसी संख्या के वर्ग को एक अभाज्य संख्या पूरी तरीके से विभाजित कर रही है, तो उस संख्या का जो संख्या है उसे भी वो जो अभाज्य संख्या है वो पूर्णतः विभाजित करेगी। मतलब अगर q² को 2 विभाजित कर रहा है तो 2q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 2q को पूर्णतः विभाजित करेगा। ये हम प्रमेय 1.2 पढ़ने के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर 2q को पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम इस q को 2 से विभाजित करेंगे और हमको क्या मिलेगा, कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब यही हुआ। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2n, जहां n क्या है आपका, कोई पूर्णांक है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब फिर हम क्या करते थे, इस q बराबर 2n को समीकरण 1 में रखते थे, समीकरण 1 में रखते थे, ठीक है। यही काम कर रहे थे हम, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं भैया। समीकरण 1 हमारी कौन सी है, तो समीकरण 1 आपकी जो है वो ये रही, सॉरी यहां पे मान लो, इसको मान लो समीकरण 1 ये रही, ठीक है। तो समीकरण 1 आपकी हो गई q² बराबर 2p²। तो हम यहां पे क्या करेंगे, q की जगह पे हमें कितना रखना है, 2n। तो हम सीधे सीधे q की जगह पे 2n ही रख देते हैं। q की जगह पे हम कितना रख देते हैं, 2n। तो 2n का स्क्वायर, ठीक है। q की जगह पे आप इसमें रखोगे तो 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2p², बराबर क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 4n स्क्वायर बराबर आपको 2p स्क्वायर नजर आ रहा होगा। ये 4 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब हमको n स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, p स्क्वायर अपॉन 2। देखो फिर से वही बात आ गई भाई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 हमको मिला था, तो हम कह रहे थे 2q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, अतः प्रमेय 1.2 से 2q को पूर्णतः विभाजित करेगा। ऐसी ही लाइन हमें फिर से लिखनी पड़ेगी, और इस बार इस लाइन में क्या हो जाएगा, बस q स्क्वायर की जगह p स्क्वायर, जहां जो 2 है p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजित कर रहा है, क्योंकि p भी क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, और n भी हमने क्या माना था, एक पूर्णांक है। अगर हमने एक पूर्णांक को एक पूर्णांक से भाग किया और रिजल्ट में भी हमें एक पूर्णांक मिल रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या पूरी तरीके से कट रही है। तो 2p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है जहां 2p स्क्वायर को 2p स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, तो हम कह सकते हैं 2p को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने प्रमेय 1.2 पढ़ रखी है, ठीक है। आप आगे लिख भी सकते हो, प्रमेय 1.2 से हम ये वाली बात लिख रहे हैं कि 2p को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ठीक है। इतनी बात लिख दोगे आप। ये लिखने के बाद अगला स्टेप आपको क्या करना होता है भाई, अगर आपका जो p है वो 2 से कट जाएगा, इसका मतलब p बटा 2 कोई ना कोई आपका पूर्णांक आएगा आएगा या नहीं, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी अच्छा, p की वैल्यू आपकी 2k हो जा रही है, और q की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, तो आप कहोगे सर q की वैल्यू तो हमने 2n निकाली थी। कितनी निकाली थी, 2n। हमने कहा देखो, अगर गौर से देखोगे तो इस p में आपको 2 नजर आ रहा है, इस q में भी आपको 2 नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको 2 नजर आ रहा है, और जबकि आपने क्या कहा था, p व q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, आपने ये कहा था। और अभी आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि p 2q के बराबर होता है, q 2n के बराबर होता है, मतलब दोनों में हमको 2 आपको कॉमन गुणनखंड के रूप में मिल गया, ठीक है। अब अगला स्टेप आप क्या करोगे, आपको यही बात लिखनी है, क्या लिखोगे, p व q में कम से कम p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, ठीक है। हमको क्या मिल गया, p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको 2 साफ साफ नजर मिल गया। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये विरोध हमारे सामने क्यों नजर आया, यह तथ्य अब देखो हमारे पास क्या था, p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा कितना था, 2 था। इस तथ्य से हम लिखेंगे, इस तथ्य से इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य से या इससे, हम इस तरीके से लिखते हैं, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि किस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P व Q में एक के अतिरिक्त, कि P व Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमें क्या मिल गया कि भैया एक के अतिरिक्त आपको P व Q में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस तथ्य का विरोधाभास हमको प्राप्त हुआ। और ये विरोधाभास हमको क्यों प्राप्त हो रहा है? अगर हम ये वाली बात कहें, ये जो विरोधाभास है हमने गलत कल्पना कर ली, इसलिए यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है। कि क्या हो जाएगा? 1/√2, हमने क्या कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये वाली बात आप यहां पे लिख दोगे। विरोधाभास मिल गया। अब भाई आप एक बात बताओ, ये विरोधाभास हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। अगर हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि 1/√2 परिमेय संख्या, ये हमारी गलत कल्पना थी, तो इसका मतलब क्या है? इसका साफ साफ या सीधा सीधा ये मतलब है कि अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस बात से हम ये वाली निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये काम कर देना है। 1/√2 आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये प्रॉपर इसी तरीके से आपको लिखना है और आपको पूरे के पूरे नंबर आपके एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? बोले 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी प्रूफ करो भाई कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हम अभी तक करते आए हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला काम तो हमारा यही रहता है कि भी गलत बात मान लो, अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन मान लो परिमेय, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। ठीक है, माना 7√5 आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है? इसको P/Q की फॉर्म में लिख देना है। 7√5 किसकी फॉर्म में आ जाएगा? आपका P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जहां
पी तथा क्यू आपके क्या है, पी तथा क्यू पूर्णांक है तथा साथ ही साथ पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, ये काम कर लिया आपने। अब आप क्या करोगे, 7√5 बराबर P अपॉन Q था, ये 7 अगर आप देखोगे √5 के साथ गुणा करा रहा है, ये इधर जाके क्या कराएगा, भाग करा देगा। तो आप क्या लिखोगे, P अपॉन 7Q। ठीक, इतना काम कर लोगे। इतना काम करने के बाद आप कहोगे कि भाई देखो जो P है, P आपने क्या माना था, आपने कहा ये जो P था वो तो हमारा पूर्णांक था या नहीं था, बोले हाँ जी। हमने कहा ये जो Q है, Q भी आपका आपने पूर्णांक माना था, और ये जो 7 है, 7 भी आपका क्या है, पूर्णांक है। और अगर ऐसा है तो एक बात आप बताइए कि भाई ये 7 Q के साथ 7 ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक पूर्णांक से गुणा करेगा, हमको मिलेगा पूर्णांक, ऊपर भी आपका क्या है, पूर्णांक है। तो अगर आपका ये पूर्णांक है तो आप ये एक बात लिख सकते हो कि P/7Q जो हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक वो आपकी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, P/7Q पूर्णांक है, P चूंकि P तथा Q चूंकि 7 P तथा Q आपके क्या है, पूर्णांक है, अतः 7Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, इसलिए आप क्या लिखोगे, इसलिए P/7Q जो हो जाएगा, मैं लिखूं तो P/7Q एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अंश बटा हर के रूप में लिखा है, P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। और अगर P/7Q एक परिमेय संख्या होगी तो आप ये वाली बात भी लिखोगे, क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बोले भाई ऐसे कैसे, समझा भी दो कुछ। तो देखो भाई हमने क्या कहा, हमने कहा आपसे भाई ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, आपने अंश बटा हर के रूप में लिख रखा है, अंश बा हर के रूप में आपने लिख रखा है, Q 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो आपने एक तरीके से ये क्या लिख दी है, परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब एक पूर्णांक को दूसरा पूर्णांक जब भाग करेगा तो आपको क्या प्राप्त होती है, एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब भाई रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, √5, तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, और √5 परिमेय संख्या होगी। इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई अभी हमने पढ़ा तो था, भाई आपने क्या बता दिया, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, आपने अंश बटा हर के रूप में लिख दिया दो पूर्णांकों को, तो हमें जो रिजल्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही तो है, यदि दो संख्याओं को P/Q के रूप में, या फिर आप कह सकते हो A/B के रूप में लिखते हैं, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो संख्या आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, जहां पे B 0 के बराबर नहीं होता और A और B आपके क्या होते हैं, पूर्णांक। तो हम अगर A की जगह पे P रखें और B की जगह पे 7Q रखें तो A भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये हमने एक तरीके से परिमेय संख्या लिख दी। और भाई ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर आएगी भी तो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के तो बराबर हो सकती है, तो इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो
जिससे, यहां पे लिखो, जिससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, जिससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट 5, केवल अंडर रूट 5 की बात कर रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 हमें पता है अपरिमेय संख्या है, तो अगर हम यहाँ पे परिमेय संख्या प्रूफ कर दे रहे हैं तो इस तथ्य का ही तो विरोधाभास प्राप्त होगा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये विरोधाभास हमको प्राप्त क्यों हो रहा है, तो हम कहेंगे यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है, कि हमने क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि जो 7 अंडर रूट 5 है वो एक परिमेय संख्या है, कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है इतना। अतः हम कह सकते हैं कि, चलो अतः हम कह सकते हैं कि, या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या चलो हम कह सकते हैं कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लिख के आना है, सारे पॉइंट उन्हें क्लियर करके बताने हैं कि हमने कहां कहां पर क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला सवाल 6 अंडर रूट 2 है और बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम फटाफट इस क्वेश्चन को कर देते हैं। क्या माना 6 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम कल्पना करते हैं। ठीक है, 6 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 अंडर रूट 2 अगर आपकी एक परिमेय संख्या है तो सबसे पहले आपको जो बात लिखनी है कि भैया 6 अंडर रूट 2 को आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां p व q आपके पूर्णांक हो जाएंगे, q 0 के बराबर नहीं होगा, साथ ही साथ p व q आपकी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, या फिर एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये इतनी लंबी बात आप लिख लो, या फिर सीधे सीधे सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतनी बात आप कर दोगे। जब आप ये काम कर दोगे, अब आप क्या कहोगे कि भाई ये 6 है, इसको इधर ले चलो, अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन 6q। फिर आप कहोगे कि गुरुजी एक चीज देखोगे कि भी जो ये p है ना, p आपने अभी पूर्णांक कहा था। ठीक है, अच्छा 6 भी पूर्णांक होता है और 6 के साथ q क्या है, q भी पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा।
और q भी 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब p बटा 6q आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 6p व q पूर्णांक है, अतः अगर हम कहें 6q भी क्या हो जाएगा, 6q भी पूर्णांक होगा, 6q भी आपका क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। और अगर आपका 6q पूर्णांक है तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हैं क्या, इसलिए p बटा 6q एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम ये वाली बात भी लिख सकते हैं क्या, p बटा 6q एक परिमेय संख्या है। और अगर p बटा 6q एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √2 भी क्या होनी चाहिए, एक √2 भी एक परिमेय संख्या है। आप ये वाली बात लिख दो, परिमेय संख्या है या होनी चाहिए। फिर हम क्या लिखते थे कि भाई ये परिमेय संख्या तो नहीं है, हमें पता है √2 क्या है, परिमेय संख्या तो नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे जिससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, कि जिससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास किसका उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम सबको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हमने यहां पे इसे क्या बोला था, परिमेय संख्या। अतः और यह विरोधाभास हमें प्राप्त क्यों हुआ, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास, यह जो विरोधाभास हमको प्राप्त हो रहा है, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 6√2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या गलत कल्पना कर ली थी, 6√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस तथ्य से हम ये निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि (6√2) एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, तो ये आपका क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट। ठीक है, 6√2 को हमने एक अपरिमेय संख्या प्रूफ किया है। इस तरीके से आपको सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अपने एग्जाम में ये चीजें लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 आज हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये जो प्रयास है वो बेहतर लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी लाइक कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको जो हमारा प्रयास है वो कैसा लगता है। ठीक है, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं IQ रैंकर्स के नाम से। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, और ऐप है IQ रैंकर्स के नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।